वॉन हेबर चक्र। सामान्य प्रयोगों की सहायता से किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान ज्ञात करना अत्यधिक कठिन है। तो वॉन चक्र द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी आयनिक यौगिक है और उसके बनने में जितनी भी प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं, और वो कौन कौन सी ऊर्जाएं हो सकती हैं, जैसे आयनन विभव हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो सकता है, वाष्पन हो सकती है, वियोजन ऊर्जा हो सकती है, जालक ऊर्जा हो सकती है, और इसके अलावा ऊर्ध्वपातन एनर्जी वगैरह है। ये सारे इनमें जो संबंध बताने वाला जो ऊष्मागतिकीय जो चक्र होता है उसको ही हम क्या कहेंगे, वॉन हेबर चक्र कहेंगे। हेन्स ने ये बताया कि उत्पादों के निर्माण में कुल ऊर्जा परिवर्तन ऊर्जा के पथ पर निर्भर नहीं करता। मतलब जो उत्पाद जो बनता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद जो विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा उसके पथ पर निर्भर नहीं करती। ठीक है। और किसी प्रक्रम में कुल ऊर्जा परिवर्तन का मान जो होता है वो शून्य होता है, मतलब ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस हेन्स के नियम के सहायता से हम जालक ऊर्जा के मान की आसानी से गणना कर सकते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार से हम करेंगे। देखिए, अगर हम वॉन हॉबर चक्र द्वारा NaCl के निर्माण को समझें, NaCl का निर्माण, तो NaCl का निर्माण होता है, उसके लिए हमें कई पथों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, देख सोडियम परमाणु, ये सोडियम परमाणु है, इस सोडियम परमाणु का निर्माण होगा। ये सोडियम परमाणु ठोस अवस्था में है, तो इसको गैसीय अवस्था में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्ध्वपातन एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो Na जो बनेगा, Na इसमें ये जो S मतलब ये ऊर्ध्वपातन एनर्जी है, सब्लिमेशन एनर्जी, या कोई भी ठोस पदार्थ है उसको सीधा गैस अवस्था में बदलने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको ऊर्ध्वपातन एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले जो NaCl निर्माण के लिए सोडियम का निर्माण होता है, और सोडियम में जो ठोस सोडियम है उसको ऊर्ध्वपातन एनर्जी के द्वारा सोडियम जो परमाणु है गैसीय अवस्था में बदल लेते हैं। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में सोडियम आयन का निर्माण होगा। मतलब जो Na आपको गैसीय अवस्था में जो प्राप्त हुआ है, ये गैसीय अवस्था में प्राप्त हुआ है, इसको क्या करना पड़ता है, अब आयनों में बदलना पड़ता है। और आयनों में बदलने के लिए आप जानते हैं उनको आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उन ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये जो आई है आयनन ऊर्जा है। आयनन ऊर्जा से इस सोडियम गैसीय परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये आयन का निर्माण हो गया, और जो एनर्जी है वो आयनन एनर्जी है। तो इस प्रकार सोडियम परमाणु का निर्माण हुआ, और सोडियम परमाणु से आयन का निर्माण हुआ। और फिर उसके बाद में क्या होगा, जो क्लोरीन है उस क्लोरीन परमाणु का निर्माण होगा। क्लोरीन परमाणु का जो निर्माण होगा वो कैसे होगा, देखिए क्लोरीन कभी भी इस प्रकार नहीं पाया जाता, क्लोरीन Cl2 के रूप में पाया जाता है। तो 1/2 मोल Cl2 अणु को परमाणु में विभाजित किया जाता है, जिससे 1 मोल क्लोरीन परमाणु प्राप्त हो सके। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको वियोजित करना पड़ता है। इसलिए जो इसमें जो एनर्जी होगी वो वियोजन ऊर्जा होगी, और वो किस प्रकार होगी, 1/2 Cl2 ये गैसीय अवस्था में है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, D/2। D क्या है, वियोजन ऊर्जा है, और उसको आधा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो Cl2 है और हमें मात्र Cl- की आवश्यकता होती है, या Cl की ही आवश्यकता होती है। तो ये जो होगा आधा होगा, और ये किस में बदल जाएगा, Cl गैस में बदल जाएगा, मतलब Cl में बदल गया, और ये इसकी क्या है, वियोजन ऊर्जा है। तो इस प्रकार पहले Cl का निर्माण हुआ। अब Cl जो बना है, इस Cl को हमें क्या करना पड़ेगा, आयनों में बदलना पड़ेगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन आयन का निर्माण, क्लोराइड आयन का निर्माण। अब जो क्लोराइड आयन का निर्माण होगा उसमें क्या होगा, जो Cl जो गैसीय अवस्था में बना है वो क्या करेगा, जो सोडियम के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया था उस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा और Cl- में बदलेगा। और इसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इसमें ऊर्जा निकलेगी, और ये जो ऊर्जा निकल रही है वो E के रूप में हम इसको लिख देते हैं, E। ये एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता है। और अब इसके बाद में लास्ट में क्या होगा, NaCl का निर्माण होगा। NaCl का जो निर्माण होगा वो किस प्रकार होगा, Cl जो गैसीय अवस्था में थी
Cl माइनस जो गैसीय अवस्था में है वो प्लस Na प्लस ये जो गैसीय अवस्था में है, इन दोनों से जितनी भी प्रकार की जो एनर्जी थी वो सारी एनर्जी इसमें आ जाएगी और ये किसका निर्माण हो जाएगा, NaCl का निर्माण हो जाएगा और साथ में प्लस U ये जालक ऊर्जा बाहर निकलती है। और अब हम यदि सभी पदों को हम जोड़ें, सभी पदों का हम योग करें तो कैसे होगा, देखिए NaS प्लस 1/2Cl2 ये भी गैसीय अवस्था में है और ये ठोस अवस्था में था और इसमें S प्लस I प्लस 1/2 S ऊर्ध्वपातन एनर्जी, I आयनन ऊर्जा और 1/2D वियोजन ऊर्जा और फिर इसके बाद में किसका निर्माण हुआ, NaCl का निर्माण हुआ और NaCl के निर्माण में एक ऊर्जा थी वो E के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधु था और लास्ट में जो जालक ऊर्जा थी वो। तो इस प्रकार ये जो प्राप्त हुई है, ये पूरा का पूरा जो पहला जो पद था वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम NaCl पर कुल ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा H माने, जो कुल ऊर्जा है वो डेल्टा H1 माने, मतलब NaCl बनने में कुल ऊर्जा का जो मान है डेल्टा H1 मान लेते हैं क्योंकि ये पहला पद था और उसका सैद्धांतिक ऊर्जा के रूप में जो निकली गई जो समभवन ऊर्जा है वो डेल्टा H डैश बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा H डैश बराबर E माइनस, मतलब माइनस E माइनस U प्लस S प्लस I और प्लस D/2 तो ये हमारे को जो प्राप्त होती है ये कुल ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। NaCl बनने पर कुल ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा H1 बराबर माइनस E, ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, U जालक ऊर्जा और ये जो S है वो ऊर्ध्वपातन एनर्जी, I है वो आयनन विभव और D जो है वो वियोजन ऊर्जा। वॉन हेबर चक्कर क्या है, सामान्य प्रयोगों की सहायता से किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान ज्ञात करना अत्यधिक कठिन है, उसे इस चक्कर द्वारा ज्ञात करते हैं, मतलब हेबर चक्कर द्वारा हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। किसी आयनिक यौगिक में बनने की ऊर्जा तत्वों की आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन, वियोजन ऊर्जा तथा जालक ऊर्जा में संबंध बताने वाला ऊष्मागतिकीय चक्कर को वॉन हेबर चक्कर कहते हैं। हेन्स के नियम के अनुसार देखिए, उत्पादों के निर्माण में कुल ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं करता तथा किसी प्रक्रम में कुल ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात हेन्स के नियम की सहायता से जालक ऊर्जा के मान की गणना की जा सकती है। आगे देखिए, उदाहरण है NaCl के निर्माण के लिए, मतलब NaCl के लिए बॉर्न हेबर चक्कर। पहला पद, काल्पनिक पदों द्वारा NaCl की संभव ऊर्जा की गणना। इसमें जो पहला पॉइंट है सोडियम परमाणु का निर्माण। देखिए, सोडियम धातु में परमाणु एक दूसरे से बंधे होते हैं, अतः सर्वप्रथम धातु के परमाणुओं को अलग अलग किया जाता है। इसके लिए धातुओं के वाष्प अवस्था में लाया जाता है, धातुओं को वाष्प अवस्था में लाया जाता है। इस पद के लिए प्लस 108.4 किलो जूल प्रति मोल ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन एनर्जी S देनी पड़ती है। अब देखिए, ये सोडियम है, ठोस अवस्था में था और इसको ये ऊर्ध्वपातन एनर्जी देनी पड़ती है जिसे Na गैसीय अवस्था में बदल जाता है और ऊर्ध्वपातन एनर्जी का जो मान है वो प्लस 108.4 किलो जूल प्रति मोल है। अब देखिए सोडियम आयन का निर्माण। अब सोडियम आयन का निर्माण कैसे होता है, अब गैसीय सोडियम को आयनित किया जाता है, इसके लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा I का मान प्लस 495.4 किलो जूल प्रति मोल ये होती है। देखिए Na
गैसीय अवस्था में है और ये आयनन ऊर्जा देनी पड़ती है, तो Na प्लस गैसीय अवस्था में हो जाता है और साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद में क्लोरीन परमाणु का निर्माण होता है। देखिए क्लोरीन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, ये Cl2 के रूप में होता है। तो इसको 1/2 मोल Cl2 अणु को परमाणु में विभाजित किया जाता है, जिसके लिए 1 मोल क्लोरीन परमाणु प्राप्त हो सके। इसके लिए क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा का आधा भाग मतलब D/2 इसका मान होता है +120.9 किलो जूल प्रति मोल, ये देना पड़ता है। तो 1/2 Cl2 ये गैसीय अवस्था में है और इसको D/2 ये Cl2 जो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। चौथा पॉइंट देखिए, क्लोराइड आयनों का निर्माण। क्लोरीन का परमाणुकरण होते ही ये परमाणु पद 2, जो ऊपर जो पद 2 देखा था हमने जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित हुए थे या इलेक्ट्रॉन थे वो निकले थे, उन इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण कर लेता है। इसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है, यानी कि एनर्जी ई प्राप्त होती है या निकलती है। तो देखिए Cl जो था गैसीय अवस्था में है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जो सोडियम आयन के द्वारा जो उत्सर्जित हुआ था उसको, और ये किस में बदल जाएगा Cl- जो गैसीय अवस्था में होगा, और ये जो एनर्जी होगी ई क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। अगला जो पॉइंट होगा NaCl का निर्माण। देखिए अंत में क्या होगा, जो गैसीय Na+ और Cl- एक दूसरे से विपरीत आवेशित होने कारण ये क्या होंगे, आकर्षित होंगे और क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं। अब देखिए आगे -757 किलो जूल प्रति मोल जो जालक ऊर्जा है वो निकलेगी। तो Na+ और Cl- ये दोनों NaCl ठोस अवस्था में बदल जाता है और साथ में ये जालक ऊर्जा निकलेगी। अगर हम सभी पदों का योग करेंगे तो Na जो प्लस है प्लस 1/2 Cl2G गैसीय अवस्था में, फिर S जो है ऊर्ध्वपातन एनर्जी, I जो है आयनन ऊर्जा और 1/2D जो है वो वियोजन ऊर्जा NaCl, और ये E+U ये एनर्जी निकलती है। NaCl बनने पर कुल ऊर्जा परिवर्तन ΔH1 उसकी सैद्धांतिक ऊर्जा के रूप में निकली गई संभव ऊर्जा है। इसके ΔH का जो मान होगा वो क्या होगा, -E-U + SI + 1/2D।